ये स्टूडेंट्स, आज जो नेक्स्ट अब हमने करना है टॉपिक हमारा, दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन। लास्ट आपका जो 3 स्टेप्स थे आपके डिसीजन के, फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फाइनेंसिंग डिसीजन, और अब हमने क्या करना है, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, मतलब कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या किया था, हमने कहाँ से पैसा लेके आना है। इन्वेस्टमेंट में क्या किया था कि कहाँ पैसा लगाना है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न्स होंगे, हमें प्रॉफिट्स होंगे, तो उन प्रॉफिट्स को अब हमने बांटना कैसे है हमारे शेयर होल्डर्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन। क्लियर, जो भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो एज अ डिविडेंड हम किसको देते हैं, जो हमारे ऑनर्स होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वो भी है क्या, उसके लिए भी क्या है, हमें एक प्रॉपर डिसीजन लेना होता है कि कैसे हम अपने डिविडेंड को प्रॉफिट को क्या है, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड डिसीजन से ही हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमने कितना अमाउंट जो एज अ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, और कितना प्रॉफिट का अमाउंट हम रिटेन रखेंगे, मतलब बचा कर रखेंगे अपने बिजनेस में फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे बोल रहे हैं कि अब नो डाउट कि डिविडेंड क्या है, एक हमें करंट इनकम प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब डेली बेसिस मतलब प्रॉफिट जैसे होते हैं, हमें प्रॉपरली जैसे हमें इनकम जनरेट होती है नॉर्मली, तो डिविडेंड भी एक तरह से हमें इनकम ही नो डाउट प्रोवाइड करती है। बट अगर हम जो ज़्यादा प्रॉफिट का अपना पोर्शन है और उसको जो री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब अगर उसको रिटेन्ड रखेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर अर्निंग्स के लिए। ठीक है, मतलब अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली उससे जो प्रॉफिट हमें होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा डिसीजन कि एक हमें डिविडेंड पॉलिसी जो है, सबसे मेन चीज़ किसी कंपनी में यही आती है कि आपका जो डिविडेंड पॉलिसी है वो बहुत ही गुड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ना और ऐसा मतलब हमारा डिसीजन होना चाहिए रिगार्डिंग द डिविडेंड, जिसमें क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो, मतलब वो उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, प्रॉपर एक उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाए, प्लस एक प्रॉपर रिटेन्ड अर्निंग्स भी रखी जाए, जिससे को क्या हम फर्दर री इन्वेस्ट कर सकें। तो अब देखो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके डिविडेंड डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन आता है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। तो अब जैसे आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा अर्निंग्स होगी उसी बेसिस पर क्या है, डिविडेंड होगा। और डिविडेंड बेसिकली करंट ईयर बेसिस पर भी होता है, करंट ईयर्स अर्निंग बेसिस पर भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर अर्निंग बेसिस पर भी हो सकता है। क्लियर, ज़रूरी नहीं है कि सपोज जैसे पिछले साल अगर हमें 50 करोड़ का सपोज कर लो प्रॉफिट हुआ है, तो तब हम 20% रेट पर डिविडेंड प्रोवाइड करते थे। इस बार अगर हमें सपोज कर लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या है, कंपनीज पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो प्रीवियस रेट पर ही इस साल भी उनको 20% पे ही दे दे, या फिर हो सकता है कि करंट ईयर्स की अर्निंग देकर उसका लाइक 30% या फिर 40% जो डिविडेंड है वो बढ़ा भी सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है अपॉन कंपनीज टू कंपनी। क्लियर, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो मोर अर्निंग्स जनरली अगर जो हम देखेंगे, तो जब अर्निंग्स ज़्यादा होती है तब ग्रेटर डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, और जब लेस अर्निंग्स होती है तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है, आपका कम होता है। क्लियर, देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ऑब्वियसली जो किसी कंपनी का जो डिविडेंड है वो डिपेंड करता है हमारी अर्निंग स्टेबिलिटी पे। ये नहीं है कि कुछ टाइम तक, जैसे सपोज 2 साल तक हम लॉसेज में चले गए, उसके बाद 1 साल हमें प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, या फिर जो हमारा प्रॉफिट है बहुत कम रहा, या किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, एक स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं है। क्लियर, तो अगर जिस कंपनी को ये कम्प्लीटली ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या फिर उनको कम्प्लीटली ये चीज़ पता है कि हमें जो हमारे जो नॉर्मली बेसिकली उनको ये चीज़ कैसे पता चलेगी, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर, कि हमें अगर कंटिन्यू बेसिस पर जो क्या है अर्निंग्स हो रही हैं, प्रॉफिट्स कंटिन्यू बेसिस पर अच्छे हो रहे हैं, तो वैसी कंपनीज़ क्या हैं अपने जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हाई प्रोवाइड कर सकती हैं। बट जो कंपनी जिनकी अर्निंग्स जो है वो स्टेबल नहीं है, मतलब कभी लॉसेस में जा रही है, या बहुत थोड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, या कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या है, अपने जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा नहीं दे सकती। ठीक है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी। अब भाई सेम चीज़ आपकी आती है, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, स्टेबल डिविडेंड जो पॉलिसी होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेबल डिसीजन या स्टडी डिविडेंड में क्या होता है कि उनको एक ही जो क्या है स्टेबल रेट पर
डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको जो अपने शेयर होल्डर्स को वो सेटिस्फाई रख सके और एक अपनी कंपनी की क्या है रेपुटेशन क्रिएट कर सके। क्योंकि अगर सिंपली है, अगर कोई भी कंपनी एक स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो बहुत से शेयर होल्डर्स फिर क्या करेंगे, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपॉन कंपनी टू कंपनी कि उनकी जो डिविडेंड डिसीजन मेकिंग है वो कैसी है। तो इस केस में देखो, जब अगर आपका जो इंक्रीज़ इन डिविडेंड है इज़ मेड ओनली व्हेन द कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट दैट देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन देयर अर्निंग्स पोटेंशियल एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर। और देखो, ज़्यादातर वो कंपनीज़ ही स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं जिनको ये यकीन होता है कि जो हमारा अर्निंग है ना वो कम्प्लीटली स्मूथ चलेगा। ठीक है, सिर्फ करंट ईयर्स की, मतलब सिर्फ इस साल की अर्निंग्स को देखकर हम अपनी जो डिविडेंड है उसको स्टेबल नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत से ईयर्स को देखकर ही हमें ये जजमेंट होगी कि हाँ हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली चल रहा है, तो उस केस में तो सिर्फ उस केस में ही हम क्या है एक स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को। क्लियर? तो अगर हम देखो स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं तो जो आपका डिविडेंड पर शेयर है ना वो चेंज नहीं होता, चाहे आपकी अर्निंग्स स्मॉल हो या फिर ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में फिर आप डिविडेंड चेंज नहीं करते हो अगर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यूज़ कर रहे हो तो। देन आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रेफर टू रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी ने ग्रो करना है तो ग्रो तो वो तभी कर पाएगी जब उसके पास खुद के पास क्या होगा, सरप्लस फाइनेंस होगा फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर? तो उस केस में ऑब्वियस ही है कि आप जो डिविडेंड है वो लेस डिक्लेयर करोगे और अपने ग्रोथ पर्पस के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट का मार्जिन है क्या करोगे, रिटेन करके रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है बच्चे कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है आपका डिविडेंड पेमेंट। देखो समटाइम्स होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल में होती है बट फिर भी जो उसका कैश होता है वो शॉर्ट में हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है इट मीन्स उसके पास कैश बहुत सरप्लस में पड़ा है। प्रॉफिटेबल वो तब भी हो सकती है ड्यू टू अदर एसेट्स। ठीक है, क्योंकि अदर लिक्विड एसेट्स भी होते हैं और अदर फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं जिनकी बेसिस पर भी हम जो है प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सिर्फ कैश से रिलेट नहीं करता हमारा प्रॉफिट। ठीक है, एक कंपनी में तो ऑब्वियस अगर हमारे पास जो कैश अकाउंट में सरप्लस बैलेंस पड़ा है तो फिर हम ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को। अगर हमारा कैश ही शॉर्टेज में है तो हम उस टाइम पे जो डिक्लेयर क्या करेंगे, कम करेंगे, या तो नहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड या फिर बहुत कम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो डिविडेंड देना कोई कंपल्शन नहीं है। अगर किसी साल कंपनी ने बोल दिया कि इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। देन आता है कि आपका शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस की शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं रिगार्डिंग द डिविडेंड। तो ये बच्चे डिपेंड करता है अपॉन शेयर होल्डर्स टू शेयर होल्डर कि कैसे शेयर होल्डर्स हैं। लाइक जैसे देखो रिटायर्ड, ओल्ड या पुअर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको क्या एक रेगुलर या फिर स्टेबल डिविडेंड चाहिए होता है, तो वो रिलेट किससे करते हैं कि हमें क्या है डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, चाहे वो स्टेबल बेसिस पर ही क्यों ना हो। ठीक है, बट जो रिच शेयर होल्डर्स होंगे उनका जो मेन फोकस होता है ग्रोथ की तरफ होता है। ठीक है, कि उनको होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, गेन ज़्यादा करना है, तो उस केस में वो क्या है लो डिविडेंड डिमांड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेफर करेंगे कि हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें फॉर द मोर प्रॉफिट्स। क्लियर? देन आता है बच्चे आपका टैक्सेशन पॉलिसी की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी आपका डिविडेंड पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि देखो जो डिविडेंड इनकम होती है ना वो उस पर टैक्स कौन पे करता है, कंपनी पे करती है। बट वही टैक्स, क्योंकि देखो एक चीज़ पे दो बार कभी टैक्स नहीं लग सकता, तो जब वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के पास पहुंच जाता है तो अब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, डिविडेंड के हैंड में शेयर होल्डर्स के हैंड में जो डिविडेंड क्या होता है वो टैक्स फ्री होता है और उस डिविडेंड का टैक्स पे किसको करना पड़ता है, कंपनी को पे करना पड़ता है। क्लियर? तो अगर तो देखो टैक्स रेट बहुत हाई है, ठीक है, तो उस केस में जो कंपनीज़ है वो प्रेफर क्या करेगी, लेस डिविडेंड पे करेगी ताकि उसको टैक्सेशन ज़्यादा पे ना करना पड़े। अगर जो टैक्स रेट लो होगा तो जो आपका कंपनी है वो डिविडेंड भी क्या डिक्लेयर करेगी, हायर डिक्लेयर करेगी। देन आता है आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, और जो मार्केट वैल्यू होती है आपके शेयर्स की वो भी डायरेक्टली रिलेट करती हैं एक दूसरे से। अगर तो देखो कोई भी कंपनी हायर रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, इट मीन्स उसका मार्केट में
प्राइस क्या होगा शेयर का, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो उसका प्राइस स्टॉक मार्केट में उसके शेयर का प्राइस क्या होगा, कम होगा। क्लियर, क्योंकि देखो अगर कोई भी कंपनी है रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या फिर हायर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है तो ऑब्वियसली बहुत से शेयर होल्डर्स होंगे जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे फॉर द हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स एक कंपनी में आएंगे तो ऑब्वियसली उस कंपनी के जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो बहुत ये चीज़ फोकस ज़्यादा इस पे स्टॉक मार्केट रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है कि अगर हम कम रेट ऑफ डिविडेंड देंगे तो हो सकता है हमारी कंपनी के जो शेयर वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक स्टेबल जो है डिविडेंड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा उनको अपने शेयर होल्डर्स को। कोई भी कंपनी ज़्यादा टाइम ये चीज़ नहीं कर सकती कि सिर्फ लो रेट ऑफ डिविडेंड दी जाए। ठीक है, अगर वो लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज देती जाएगी तो उसका जो मार्केट शेयर है वो भी क्या जाता रहेगा, डाउन जाता रहेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली उसका अल्टीमेटम क्या निकलेगा, जो उसके प्रॉफिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। देन आएगा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ऑब्वियसली अब देखो कोई फर्म है अगर तो उसका जो कैपिटल मार्केट में एक्सेस जो इजी है, मतलब कि वो क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है एक फर्म, मतलब उसको ईजिली चाहे वो लार्ज बेसिस पे हो मतलब ज़्यादा फाइनेंस हो या कम फाइनेंस हो, तो अगर उसको ईजिली फाइनेंस जनरेट हो जाता है तो फिर क्या है वो रिटेन्ड अर्निंग्स पर ज़्यादा रिलाई नहीं करेगी और क्या है ईजी वे में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर देगी। अगर किसी फर्म को जो कैपिटल मार्केट में मतलब अगर उसको पैसा कहीं से उधार लेने में मतलब फाइनेंस इकट्ठा करने में डिफ़िकल्टी आती है तो वो ऑब्वियसली अपने रिटेन्ड अर्निंग्स पर ज़्यादा रिलाई करेगी और डिविडेंड क्या देगी, शेयर होल्डर्स को कम देगी। उसके बाद देखो बच्चे आता है आपका दैट इज़ लीगल कंस्ट्रेंट। अब कई कंपनीज़ की जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो रिलेट करती है जो कंपनीज़ एक्ट जो प्रोविजंस बनाती है उस बेसिस पर। कई बार जो प्रोविजन में ये चीज़ मेंशन हो जाती है कि जो कंपनी है ना वो अपने एसेट्स पर प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगाकर या फिर अपने रिजर्व्स रख कर उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो हर कंपनी को कंपनीज़ एक्ट की जो प्रोविज़न है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उस अकॉर्डिंग ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्लियर, देन आ जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमारा डिविडेंड डिसाइड हो रहा है, मतलब कि सपोज कर लो कि अगर कंपनी किसी पर्सन से लोन ले रही है, ठीक है, तो वो लेंडर के पास ये राइट होता है कि वो रिस्ट्रिक्शन कर सकता है कंपनी पर ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। ठीक है, कि फ्यूचर में आप उनको डिविडेंड पे ज़्यादा नहीं करोगे या फिर नहीं पे करोगे। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले, अगर लॉस भी हो रहा है या प्रॉफिट भी हो रहा है तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट तो पे होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम सपोज ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर देंगे शेयर होल्डर्स को तो उनके पास कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं बचेगी कंपनी के पास। तो लेंडर को समटाइम्स होता है कि इन फ्यूचर अगर वो लॉसेस में जाएगी तो उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट उसको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए तो वो क्या है, एक रेस्ट्रिक्शंस भी ऐसी रख सकता है कि शेयर होल्डर्स को फ्यूचर टाइम पे डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा। क्लियर, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर उसको उस पर्सन से उसने लोन लिया है तो ऑब्वियसली उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। क्लियर, तो यही था बच्चे डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो। क्लियर, ओके, थैंक यू बच्चे।